है। तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। नाजरीन आदाब, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका तहे दिल से खैर मकदम। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। जी बिल्कुल, और प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आप सभी को हमारी तरफ से, हमारी हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं ना, यथा अनम तथा मनम। जिस तरह की डाइट हम लेते हैं, जिस तरह का खान पान हम रखते हैं, उसी तरह का जो हमारी जो बॉडी है, जो हमारा माइंड है, वो बनता है। क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की तभी हो सकती है जब वहाँ के जो आवाम हैं, ख़ास तौर पर जो वहाँ के बच्चे हैं या ख्वातीन हैं, वो अगर अच्छी डाइट लेते हैं, सेहतमंद रहते हैं, तो वो मुल्क भी सेहतमंद रहता है। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक कोशिश है पोषण पखवाड़ा, जो कि 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, और जिसका थीम है सभी के लिए पोषण, एक साथ सेहतमंद भारत की ओर। और इस पोषण पखवाड़ा का मकसद है जन भागीदारी के ज़रिए जन जागरूकता को फैलाना, पोषण के मकसद और उसकी अहमियत को बताना, सेहतमंद खान पान की आदतों को बढ़ावा देना। तो नाजरीन, क्या है ये पोषण पखवाड़ा और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ये हम जानते हैं अपनी रिपोर्ट के ज़रिए। तो देखते हैं सबसे पहले हमारी रिपोर्ट। नाजरीन, ग़िज़ा हर जानदार के लिए बेहद जरूरी है। इंसानी जिस्म की तंदुरुस्ती, सेहत और तवानाई, खूबसूरती का इन्हिसार और जिस्मानी नशोनुमा का दारोमदार ग़िज़ा या खुराक पर होता है। ग़िज़ा जिस्म में ईंधन का काम करती है। इससे सिर्फ पेट भरने का काम ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब करना चाहिए जो हमारे जिस्म को भरपूर तवानाई और सेहत भी फराहम करे। ग़िज़ा का मुतवाज़िन होना भी निहायत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर जिस्म में बीमारियों से लड़ने की सलाहियत और काम करने की ताकत बाकी नहीं रहती। बेहतर सेहत, नशोनुमा, मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यूनिटी और लंबी जिंदगी के लिए अच्छी ग़िज़ा बहुत जरूरी है। मुकम्मल इंसानी ग़िज़ा बुनियादी तौर पर 6 अज्जा पर मुश्तमिल होती है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स और पानी। खाते वक्त ये बिल्कुल अहम नहीं होता कि हमने कितना खाया, बल्कि अहम ये होता है कि क्या खाया। इसीलिए तग़ज़िया बख्श खुराक के तई हम सबको और ख़ास तौर से वालिदैन को मुकम्मल मालूमात रखनी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को सेहतमंद रख सकें। इसी सिलसिले में ख़वातीन व अतफ़ाल की तरक्की से मुताल्लिक़ वज़ारत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों के साथ 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ 5वें 15 रोज़ा प्रोग्राम का एहतमाम कर रही है। इसका मकसद अवामी बेदारी और शराकतदारी के जरिए ग़िज़ाइयत की अहमियत के बारे में आगाही बढ़ाना और खाने की अच्छी आदतों को फ़रोग़ देना है। इस पोषण पखवाड़े की अहमियत इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की तजवीज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा ने 2023 को मोटे अनाज का बैनुल-अक़वामी साल करार दिया है। मोटे अनाज जैसे बाजरा, चना और ज्वार वगैरह की ग़िज़ाई खूबियों से हम सब वाकिफ हैं और इन्हें अपनी ग़िज़ा में शामिल करके सेहतमंद रहा जा सकता है। ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ इस साल के 15 रोज़ा प्रोग्राम में 3 अहम मामलात पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। अच्छी सेहत के लिए मोटा अनाज, बेहतर से बेहतर आंगनवाड़ी मरकज़ और सेहतमंद बच्चों का मुकाबला। मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और अहम विटामिन से भरपूर होता है। ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अस्थमा से बचाते हैं, ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करते हैं और हाजमे में भी
मददगार होते हैं। नाजरीन, अच्छी ग़िज़ा और बेहतर ग़िज़ाइयत हर किसी के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन छोटे बच्चों और ख़वातीन के लिए ये इसलिए और ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि उन पर मुस्तक़बिल की जिम्मेदारी आयद होती है। और जाहिर है हम सब यही चाहते हैं कि हमारा मुस्तक़बिल रोशन, मजबूत और बेहतर हो। तो आइए इस पोषण पखवाड़े के मौके पर हम ये अहद करें कि हम अपने घरों में मौजूद बच्चों और ख़वातीन के लिए बेहतर से बेहतर ग़िज़ा का इंतखाब और इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन, पोषण पखवाड़ा 2023 हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है, एक कोशिश है और ये पोषण अभियान का एक हिस्सा है जिसका मकसद ये है कि किस तरह से हम अपने मुल्क से कुपोषण को मिटा सकें। और ये जो 2023 है ये हमारा मिलेट ईयर भी है, तो किस तरह से बच्चों को हम किस तरह का पोषण दें, लैक्टेटिंग मदर को किस तरह का पोषण दें, प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनका पोषण किस तरह से रखें और कैसे मिलेट को हम इन सभी की डाइट में शामिल करें, इन सभी सवालात के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स। तो आइए आपका सबसे पहले उनसे तारुफ करवाते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराधा सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ओब्स एंड गायनी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से। आपका इस्तकबाल है मैम। हमारे साथ है डॉक्टर आशिमा डब्बास, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिशियन, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड लोक नायक हॉस्पिटल दिल्ली से। आपका भी इस्तकबाल है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिता गहलोत, डाइटिशियन, एम्स दिल्ली। आपका भी इस्तकबाल है। तो सबसे पहले आज जो प्रोग्राम है, जो हमारा जो आज मकसद है पोषण पखवाड़ा 2023, जो कि हमारे वज़ीर आज़म की एक पहल है कि किस तरह से हम मैल न्यूट्रिशन को अपने कंट्री से जो है पूरी तरह से निकाल सकें। तो हम आप सभी से जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि पोषण पखवाड़ा क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले डॉक्टर अनुराधा आप हमें समझाइए। मैं ये समझती हूँ कि किसी भी जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट को आप कैसे आंकते हैं, उसकी डेवलपमेंट को आप आंकते हैं उनकी हेल्थ से जी। और जो मेन हेल्थ है वो हम महिलाएं और बच्चों की हेल्थ से हम आंकते हैं कि हाँ वाकई में ये नेशन तरक्की कर रहा है। तो अब जब हम पोषण अभियान की बात करते हैं तो वाकई में एक अभियान है जो पिछले 4 या 5 साल से हमारी सरकार ने चलाया हुआ है और इसमें जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा है हमारे बच्चे और हमारी जो महिलाएं हैं, चाहे वो गर्भवती हैं, चाहे वो किशोरावस्था में है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, उनकी हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव करें ताकि हमारा देश तरक्की कर पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया किस तरह से हमारा मुल्क तरक्की करेगा जब हमारे बच्चे, हमारे महिलाएं सब सेहतमंद होंगी। डॉक्टर अशीमा, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ, आप इसे पोषण पखवाड़े के बारे में किस तरह से बताना चाहेंगी? तो पोषण, जैसे डॉक्टर अनुराधा ने बताया और जैसे प्रधानमंत्री जी की हमारी योजना शुरू से ही जोर दे रही है कि अच्छा न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ शारीरिक विकास पर दिमागी विकास के लिए भी। और जैसे हमने रिपोर्ट में देखा, शुरुआती सालों का अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा रहे बच्चे का, तो आगे चल के डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ये वाली सारी समस्याएं बहुत कम हो जाती है। तो पोषण पखवाड़े के थ्रू हम अपनी मतलब नवजात शिशु से लेकर किशोर अवस्था तक के बच्चों के लिए, उनके लिए क्या उचित न्यूट्रिशन है, क्यों स्तनपान ज़रूरी है, क्या क्या खाना उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, संपूर्ण पोषण ज़रूरी है। और किशोर अवस्था में आके जब आपकी डिमांड्स बॉडी की ज़्यादा है, जब आपको ज़्यादा कुछ और प्रोटीन वगैरह चाहिए, तो उसको कैसे हम पूर्ति करें, वो सब हम पोषण पखवाड़े के थ्रू आम जनता को बताना चाह रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, स्कूल को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि ओवरऑल हमारी पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छी और हेल्दी रहे। बिल्कुल, तो बहुत सही बताया यहाँ पर। सेहत को बेदार करने के लिए पखवाड़ा कितनी अहमियत का हामिल है यहाँ। और अगर हमारे बच्चे, जो हमारे देश का जो फ्यूचर है, अगर वो बिल्कुल एक सेहतमंद रहेंगे तो हमारा जो देश है वो भी बिल्कुल तरक्की करेगा। सो डॉक्टर मोनिता, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप एक डाइटिशियन हैं और आप जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, वो आप बहुत बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगी। तो आप हमें समझाइए पोषण पखवाड़ा का एम क्या है? देखिए, पोषण पखवाड़ा के 2 एम्स तो डिस्कस किए जा चुके हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है इसका, है मिलेट। मिलेट, आप इसको जो है हिंदी में हमारे मोदी जी ने नाम दिया श्री अन्न।
या अंग्रेजी में इसको न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, मिलेट्स हम प्राचीन काल से 5000 साल पहले से उगाते आए हैं, परंतु ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इसको हमने खाना बहुत कम कर दिया। हम अपनी डाइट व्हीट और राइस बेस पे आ गए। तो इस साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस में ये प्रपोजल रखा कि मिलेट को जो है ये साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जाना जाए, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने ये रेजोल्यूशन निकाला यूनाइटेड नेशन ने कि ये साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया। तो इस साल पूरा हमारा जो है हमारी मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ये है कि मिलेट जो एक लुप्त हो चुका मोटा अनाज है, इसके बारे में सभी जगह जो है जागरूकता लाई जाए। मिलेट्स जो एक स्मॉल सीड वाला अनाज होता है, कई तरह के होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, बर्नयार्ड मिलेट, प्रोसो मिलेट, कई तरह के 8 से 10 वैरायटी के मिलेट्स हमारे यहाँ उगाए जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि ये जो मिलेट्स होते हैं ये जो हैं मतलब बहुत कम बरसात वाले एरिया में उग सकते हैं। अच्छा, वीट को जितना उगाने में टाइम चाहिए होता, इन मिलेट्स को बहुत बहुत कम टाइम में ये उग जाते हैं। ना किसी पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता होती है, तो बहुत कम दर पे ये उग जाते हैं। और इतना अच्छा पोषक तत्व है, ये न्यूट्री सीरियल कहा जाता है, इसमें सारे वो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, पाए जाते हैं जो एक माता एक बच्चे या हम सबको पोषण प्रदान करें। तो वो जो हम भूल चुके हैं उसके बारे में जागरूकता लाना हमारे पूरे समुदाय में, ताकि हम इसको खाना वापस स्टार्ट करें, ताकि हमारा फार्मर्स इसको उगाना स्टार्ट करें, उसका भी इनकम सोर्स जनरेट हो। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है इस साल जो मनाए जाने वाला इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। तो हम समझे कि इसे उगाना भी आसान है, कंज्यूम करना भी आसान है, बहुत। बस इसके बारे में एक जागरूकता है जो हम लोग आज अपने प्रोग्राम के जरिए फैला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि जो हमारा न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। सो डॉक्टर अनुराधा, आप एक गायनी हैं, तो अगर हम माँ की बात करें तो कहते हैं ना, जो फ्यूचर है वो शुरुआत होती है एक माँ से, एक एडोलेसेंट गर्ल से अगर हम बात करें, उससे स्टार्ट होता है। बच्चा है, फिर उसके बाद शादी, फिर बच्चे, फिर मदर, तो एक साइकिल बनती आ रही है। तो अगर हम शुरुआती उसकी बात करें तो एक एडोलेसेंट जो गर्ल है, किशोर अवस्था जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन की कितनी वैल्यू है और वो किस तरह से पूरा किया जाए? देखिए, किशोरावस्था जैसे मैडम ने बताया कि एक बढ़ती उम्र है जी। तो बढ़ती उम्र के साथ हमारा न्यूट्रिशन भी बढ़ना चाहिए ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके। जी। किशोरावस्था इसलिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली मैं अगर लड़कियों की बात करूं, कि उनको जब पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो एक खून की कमी का एक ज़रिया हो जाता है। ये खून की कमी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये किशोरावस्था से शुरू होकर बिल्कुल अंत के आपके लाइफ तक चलती रहती है। राइट। और इसके जो इफ़ेक्ट हैं आपका शारीरिक, और इसकी अभाव में आपका शारीरिक और मानसिक विभाग दोनों ही रुक जाते हैं। बिल्कुल। यहीं पर एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगी कि आपने जैसे बात की कि जो ये साइकिल होती है, पीरियड साइकिल होती है, वहीं से चीज़ें शुरुआत होती है। तो हम ज़्यादातर देखते हैं ना कि हम लोग बात करते कि प्रोटीन खाएं, कैल्शियम को खाएं, लेकिन कभी हम एक आयरन जो एक और पार्ट है, हम कभी उसके बारे में जिक्र ही नहीं करते। तो वो कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है बीइंग अ फीमेल, या अगर हम किशोर अवस्था की बात करें, और अगर ये कमी होती है इसकी हमारे शरीर में तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? बिल्कुल, जैसे मैं भी बोल रही थी कि किशोरावस्था से शुरू करें तो आपका शारीरिक और मानसिक विकास और आपका जो फोकस होना चाहिए आपकी एजुकेशन के, ये सब इफ़ेक्ट होते हैं अगर आप में आयरन की कमी होती है, जिसको हम अनीमिया बोलते हैं। आप माने या ना माने, ये अनीमिया का दर हमारे देश में इतना ज़्यादा है कि हर दूसरी महिला या हर दूसरी लड़की अनीमिया से ग्रस्त है। और अनीमिया जो है यहाँ से शुरुआत होती है, फिर ये आगे जाके यही जो किशोरावस्था की लड़कियाँ हैं ये आगे जाके अपनी फैमिली शुरुआत करती हैं। आज हमारे देश में थोड़ा प्रचलन है कि हम थोड़ी जल्दी शादी कर देते हैं, तो फिर जल्दी बच्चे पैदा होते हैं और फिर बार बार बच्चे पैदा होते हैं, तो साइकिल चलता चला जाता है। फिर उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी कुपोषित पैदा होते हैं, फिर वो लड़कियां आगे चल के माँ बनती हैं। तो एक ये साइकिल है जिसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अनीमिया के कारण डेवलपमेंट आपका रुक जाएगा। फिर आपका जब प्रेगनेंसी आएगी तो प्रेगनेंसी में आपकी स्वास्थ्य पे, आपके हार्ट पे इसका असर होता है। आपके जो शरीर में बच्चा पल रहा है उसके स्वास्थ्य पे इसका असर, वो कम वजन के पैदा होते हैं, फिर उनको आगे चल के और समस्याएं होती हैं। उसके अलावा जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं जो मृत्यु का कारण होता है वो होता है डिलीवरी के समय ब्लीडिंग। तो अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा या उसको अनीमिया होगा तो उसके कारण उसको
प्रसव के दौरान खून ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु दर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा या मेन कारण बनाया जाता है। तो अगर उनका खून पहले से ही अच्छा होगा या उनका हीमोग्लोबिन पहले से ही अच्छा होगा तो जो प्रसव के दौरान ब्लीडिंग होती है उसको झेलने की ताकत उनमें ज़्यादा होएगी और उनका स्वास्थ्य आगे चल के अच्छा रहेगा। तो मैं मानती हूँ कि शुरुआत बिल्कुल 100% बचपन से या किशोरावस्था से होनी चाहिए इस अनीमिया को यहाँ पर करेक्ट आपने करने की। बहुत अच्छे से बताया कि बचपन से शुरुआत होनी चाहिए अगर आगे भी सेहत का ख्याल रखना है। डॉक्टर अशीमा यहाँ पर आपके पास आएंगे। हाँ जी। अभी डॉक्टर अनुराधा ने काफ़ी चीज़ें हमको बताई और उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स ने भी काफ़ी समझी होंगी, क्योंकि आप बच्चों की एक्सपर्ट हैं। तो आप अपने नज़रिया पेश कीजिए कि बच्चों के लिए जो पोषण है उसकी कितनी अहमियत है। तो बच्चों में जैसे डॉक्टर अनुराधा ने बताया कि शुरुआती जो किशोर अवस्था में आज है वो बाद में जाके माँ बनेगी, और अगर वो कमज़ोर है तो उसका जो बच्चा होगा वो भी लो बर्थ वेट या हम कम वज़न के देखते हैं। अभी पिछले कुछ सालों में ये नंबर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि काफ़ी सरकार की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है, आंगनवाड़ी वाले काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं कि किसी तरह से कुपोषण अवेयरनेस भी हो गई है, खाने की अवेलेबिलिटी भी अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी हद तक अपने बच्चों को उचित खाना देना भी पसंद करते हैं लोग। पर एक चीज़ जो अभी भी हम थोड़ा सुधार आया पर हम सुधार कर सकते हैं, जैसे आपका जो सवाल था उसी के कंटिन्यूएशन में मैं बोलूँगी, स्तनपान की ज़रूरत और स्तनपान का महत्व बहुत ज़्यादा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमने अभी आयरन कैल्शियम वगैरह सुना, तो बच्चे में शुरुआती टाइम से ही अगर बच्चे को माँ का दूध मिले तो आगे चल के ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, और दिमागी विकास बच्चों में तो सिर्फ शारीरिक विकास नहीं, हम उनके दिमागी विकास के लिए भी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इम्यूनिटी, दिमागी विकास, उसकी कैसे ग्रोथ हो रही है आप मानेंगे नहीं। सिंपल सी चीज़ें जैसे आयरन और कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चे चलना बैठना भी देरी से हो जाता है उनका। तो अहमियत तो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं कि जो स्तनपान की ज़रूरत और उसके बाद का उचित न्यूट्रिशन का जो स्टेप है वो माँ का दूध है। माँ का दूध इज बेस्ट, संपूर्ण पोषण। इसमें एक चीज़ और जी बताइए प्लीज। बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, 0 to 6 मंथ हम देखते हैं कि छोटे तबके के या कहीं पे जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें उसके साथ मतलब पानी या और जो घुटियाँ जो पिलाते हैं ये सब नहीं होना। अच्छा, वो नहीं होनी चाहिए। पानी की भी ज़रूरत नहीं है, पानी की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चाहे जहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर वाली भी जगहें हों। भारत में हमारे काफ़ी प्रदेश ऐसे हैं जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, काफ़ी महीने पड़ती है, पर वहाँ पे भी माँ का दूध अकेला बहुत है। और माँ के दूध के साथ दूसरा और दूध ऐड करने से जब लोगों को लगता है कि थोड़ा सा तो माँ का दूध मिल गया, थोड़ा सा ऊपर का, तो जैसे मोनिता मैम ने बताया था कि वो पर्पस जो हमारा उद्देश्य था माँ के दूध से वो पूरा नहीं हो पाता। ऊपर का दूध मिलते ही वो मिलावटी है। बिल्कुल, तो मिलावट तो नहीं चाहेंगे हम अपने बच्चे के लिए। माँ का दूध एक संपूर्ण आहार है। आपको किसी भी शुरुआती 6 महीनों में तो मान के चलिए कि किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हम जानते सभी हैं लेकिन शायद फॉलो नहीं कर पाते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ मदर फीड की ही ज़रूरत है, किसी और ऊपर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर की कंसल्ट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माँ का दूध आपके बच्चे के लिए एक फुल डाइट है। डॉक्टर मोनिता, अभी जैसे डॉक्टर अनुराधा से हम बात कर रहे थे एडोलेसेंट गर्ल्स के बारे में, जैसे साइकिल स्टार्ट होती है तो कैसे वो कमी को पूरा की जाए, क्या कोई सप्लीमेंट्स दिया जाए? जैसे आयरन की बात की गई, तो सप्लीमेंट्स किस तरह से हम दे सकते हैं उन्हें जो उनकी वो कमी को पूरा किया जाए, या आगे उन्हें जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, शादी है, तो ये अनीमिया की प्रॉब्लम उन्हें फर्दर ना आए, तो वो कमी को कैसे पूरा किया जाए? देखिए, पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना होगा एक एडोलेसेंट गर्ल को, क्योंकि एक तो प्यूबर्टी आई होती है, अचानक से ग्रोथ स्पर्ट होता है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से उस समय पे बढ़ती है, तो खाने में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, कैल्शियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए, आयरन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। और इसके लिए अगर सप्लीमेंटेशन, आयरन के सप्लीमेंटेशन स्पेशली जो मासिक स्राव वाली जो हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की निगरानी में अगर चाहिए होगा तो उनसे कॉन्टैक्ट करके आंगनवाड़ी में जाके वो राय लेनी पड़ेगी। परंतु खाने में ये ध्यान में रखना है कि एक हेल्दी खाना खाना है, क्योंकि आजकल का जो हमारा एडोलेसेंट ग्रुप है बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस आइटम की तरफ जा चुका है। प्रोसेस आइटम में क्या हो जाता है कि
ऊर्जा और फैट तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है उनको, परंतु माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उन चीज़ों की डेफिशिएंसीज हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी होना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना, उनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और इस वजह से जो इस समय पे बोन्स की ग्रोथ हो रही होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के लेटर स्टेजेस में चांसेस बढ़ जाते हैं, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो सकता है। तो जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज हैं, कैल्शियम का सोर्सेज है जैसे कि आपका दूध हो गया, दूध से बने उत्पाद हो गए, रोज़ के खाने में होना चाहिए। आयरन के सोर्सेज हो गए जैसे कि आपका पत्तेदार सब्जियां, एटलीस्ट 100 ग्राम पत्तेदार सब्जियां आपके रोज़ के खाने में होनी चाहिए। कुछ नट्स हो गए जैसे जो सस्ते अवेलेबल हैं, जैसे मूंगफली हो गया, वो आपके खाने में आप इंक्लूड करें, दालों को इंक्लूड करें जो कि आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ आयरन की जब चीज़ें खा रहे हैं तो उसमें जो है विटामिन सी का सोर्स इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो विटामिन सी जो है उसको आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। तो जैसे कोई फ्रूट है जैसे कीवी हो गया या आपका आंवला हो गया या संतरा हो गया या मौसम्बी हो गया जिसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आयरन रिच फूड के साथ आप खाएंगे तो वो आयरन और अच्छे से पचेगा और अब्जॉर्ब होगा। तो एक हेल्दी पोषण इस अवस्था में बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन का इंटेक भी पूरा हो, कैल्शियम भी हो और आयरन भी हो। और सप्लीमेंटेशन के लिए आप अपने हेल्थ प्रोवाइडर से कांटेक्ट करें कि किस तरह से अगर आयरन का सप्लीमेंटेशन चाहिए तो इंक्लूड कर सकें। पूरी तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना है, कैल्शियम लेना है, प्रोटीन लेना है या हरी सब्जियां लेनी है। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया। अभी डॉक्टर अनुराधा आपसे हम यहाँ इसी में एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी कि जैसे मैडम ने बिल्कुल सही बताया कि किशोर अवस्था में ये सब चीज़ें पूर्ति करनी है। तो सबसे सिंपल चीज़ जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, क्योंकि अधिकतर टाइम इस उम्र में बच्चों का स्कूल में बीतता है, तो अगर आप टिफ़िन मतलब माता पिता अगर टिफ़िन अच्छे से पैक करना शुरू कर दें जिसमें घर का बना हुआ खाना, तो बच्चों की अपने आप थोड़ी आदत बाहर से खरीद के खाने की, चिप्स विप्स लेने की, ये कम होती है और घर का खाना काफी हद तक संपूर्ण न्यूट्रिशन पूरा रहता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने डॉक्टर अनुराधा यहाँ से मैडम ने डाइट के बारे में तो हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है कि जो घर में बनी हुई सिंपल चीज़ें होती हैं उससे भी हम अपने जो खून की कमी होती है उसको पूरा कर सकते हैं। बट हमारा एक अभियान है जिसको हम अनीमिया मुक्त भारत बोलते हैं, जो हमारी सरकार ने चलाया हुआ है। और आजकल हमारी एक संस्था है जिस नार्ची है जो अनीमिया मुक्त दिल्ली की तरफ चल पड़ी है। अगर हम कुछ लोकल बात करें तो इसमें कुछ गाइडलाइंस सरकार के द्वारा वो जाहिर की गई हैं कि जो किशोरावस्था में जब लड़की को पीरियड्स आते हैं तो उस समय पे एक आयरन की गोली, जितने दिन आपको पीरियड्स चल रहे हैं, जैसे 5 दिन पीरियड चल रहे हैं तो एक दिन एक आयरन की गोली ही काफ़ी है, जो आपको 80 से 100 ml खून एक दिन में जाता है पीरियड्स के दौरान। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए केवल एक आयरन की गोली जो कि हमारे आंगनवाड़ी में, हेल्थ सेंटर्स में या डॉक्टर की निगरानी में अवश्य आप ज़रूर अपनी बेटियों को खिलाएं। तो मैं ये समझती हूँ कि बैंक समझिए, अगर आप अपने बच्चियों को, लड़कियों को नहीं खिलाएंगे तो आगे जाके जब वो माँ बनेंगी या आगे बनेंगी तो वो आप कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेंगी अगर वो स्वस्थ ही नहीं होंगी। आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझिए। डॉक्टर अनुराधा, एक जो ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पोषण पखवाड़ा 2023, इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आंगनवाड़ी, जिसका जिक्र आप सभी अभी कर भी रहे हैं। तो ये जो पोषण पखवाड़ा में उनका क्या रोल है, आंगनवाड़ी जो हमारी टेक केयर करती हैं, और किस तरह से जो वो बच्चों को या जो माँ हैं उनको किस तरह से गाइड कर रही हैं रिमोट एरिया, बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। तो उनका क्या रोल है और ये पोषण पखवाड़ा से किस तरह के चेंजेस आप देख रही हैं? बिल्कुल, पोषण पखवाड़ा से आंगनवाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है बिकॉज ये हमारे कंट्री के सबसे छोटी हेल्थ यूनिट की तरह आप मानिए, जो कि एक गांव के लेवल पे, इनफैक्ट मैं कहूँगी 1975 से शुरुआत है। एक ICDS स्कीम लागू की गई थी सरकार के द्वारा जब ये आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट आया था। तो आंगनवाड़ी में जो हमारे वल्नरेबल एज ग्रुप हैं जैसे बच्चे और महिलाएं, उनकी न्यूट्रिशन से लेके उनकी एजुकेशन तक या उनकी अवेयरनेस तक या उनको खाना, छोटे बच्चे हैं जिनको हम एक प्री स्कूल एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड करते हैं, उनको एक बेसिक न्यूट्रिशन वाली चीज़, बच्चे आए और पढ़ें और पढ़ने में इंटरेस्ट लें, तो आप उनको अगर अच्छा पोषण वाला खाना वहाँ देंगे तो उसी के कारण बच्चे वहाँ के एटलीस्ट पढ़ेंगे और इंटरेस्ट बनेगा उनका, है ना। और जो महिलाएं हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। आप समझिए कि उनकी बेसिक चेकअप, अगर उनको रेफरल की ज़रूरत है, सपोज कोई हाई रिस्क महिला है जो प्रेगनेंसी के दौरान उनमें ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या खून की कमी है, उनको उचित अस्पताल तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक ग्रास रूट एंटिटी है जो हमारी एक बेसिक
नीड्स को हमें बताती है। वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स हाईलाइट करते हैं उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ग्रास रूट प्रॉब्लम्स लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेट करके हमें बताते हैं। और हम देखते हैं ज़्यादातर गांव में जो जैसे हम बात कर रहे हैं इस टाइम न्यूट्रिशन मैल न्यूट्रिशन की, गांव में ज़्यादातर हम देखते हैं बिकॉज समझाने वाला कोई नहीं होता, उनको पता ही नहीं है, पता नहीं होता। है तो उनको, यही बहुत ज़रूरी है। आंगनबाड़ी की जो ये महिलाएं हैं ये उन्हें मदद करती हैं उन्हें समझाने में कि कैसी डाइट लें, किस तरह से बच्चों का ख्याल रखें। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है आंगनवाड़ी जो हमारी जो वर्कर्स हैं ये प्ले करते हैं एक माँ को, एक बच्चे को गाइड करने में कि किस तरह से वो अपनी डाइट को ले, किस तरह से अपनी जो लाइफ है उसको आगे। एक इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि जो आंगनवाड़ी है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ जो माँ को नियमित, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं बेसिकली उनका नियमित चेकअप कितना ज़रूरी है, उनको आयरन कैल्शियम की जो टैबलेट्स बहुत ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी, वो वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा जो मैं समझती हूँ कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है आज की उसमें सबसे ज़्यादा है, तो जो गर्भ निरोधक का रोल है, जो गर्भ निरोधक सुविधाएं हैं वो आंगनवाड़ी में मिलती हैं। अगर आप जाके पूछेंगे तो एटलीस्ट वो आपको जानकारी देंगे कि कौन कौन से गर्भ निरोधक अवेलेबल हैं, जिससे आप आगे आने वाली प्रेगनेंसी में थोड़ा गैप रख सकते हैं। तभी आपका ये पोषण पूरा होगा ना। जब अगर आप बार बार प्रेगनेंसी होंगी तो आपका पोषण तो कभी पूरा ही नहीं होगा। तो मिनिमम जो 3 साल का गैप है उसके लिए जो गर्भ निरोधक की जानकारी ही अगर आपको होगी तो आप सोचेंगे, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आप सोचेंगे भी नहीं। बिल्कुल, जानकारी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से आपने बताया। डॉक्टर अशीमा, यहाँ पर अभी बात हो रही थी बच्चों के पोषण की, आप अपना नजरिया पेश कीजिए, किस तरह का पोषण बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए? तो साथ में यहाँ पर एक सवाल और मैं ऐड करना चाहूँगी फरहान जी की न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन में बहुत एक फ़र्क है। न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे समझे कि जो बच्चा है हमारा इसे किसी तरह का वो कुपोषित है या कोई कमी है उसके अंदर, ये हम कैसे जाने? तभी तो हम उसका न्यूट्रिशन को बना पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि शुरू वहीं से करते हैं। आंगनवाड़ी का अगर मैं रोल बोलूँ तो जन्म पे बच्चे का वजन काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है ये देखने के लिए कि बच्चा आगे चल के किस तरीके से बढ़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि कम से कम 2.5 किलो के ऊपर बच्चा स्वस्थ बच्चा है। पर हाँ, कमज़ोर बच्चों के लिए भी काफ़ी हद तक हमारे पास सुविधाएं हैं। अब आप तो आंगनवाड़ी वगैरह वाले आंगनवाड़ी में आशा वर्कर वगैरह भी काफ़ी मेहनत करती हैं बच्चों के साथ कि किसी तरह छोटे जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके साथ भी हम देखभाल करके उनका स्तनपान टाइम से शुरू करा पाएँ और धीरे धीरे उनका वेट भी मॉनिटर होता है। तो आंगनवाड़ी के रोल में बहुत ज़रूरी आता है वज़न तोलना। तो वज़न एक सिंपल चीज़ है जो हम माप के ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा औसत से नॉर्मल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। और ये काफ़ी मतलब जिन लोगों के बच्चे अगर सुन रहे हैं ये एपिसोड, तो सभी के टीकाकरण कार्ड में बच्चा पैदा होता है एक टीकाकरण कार्ड मिलता है, उसी में एक पीछे एक वेट चार्ट है, वज़न का चार्ट है, जिसमें रंगों के साथ अंकित करा गया है कि उम्र के साथ साथ आपका बच्चे का जब वज़न बढ़ रहा है तो वो हरी जगह में है जिसमें नॉर्मल मानते हैं, या खतरे की रेखाओं में। अगर खतरे की रेखाओं में है तो आंगनवाड़ी वाली दीदी या आशा दीदी भी देखकर टाइम से रेफर और आगे डॉक्टर के पास भेज सकती हैं। आपका जो दूसरा सवाल था कि न्यूट्रिशन की बात करें, तो हम स्तनपान की बात तो काफ़ी बखूबी से कर रहे हैं और हमें आशा है कि हमारे लिसनर्स ने भी इस बात को तो ज़रूर पकड़ लिया है। पर हाँ, 6 महीने के बाद का जो न्यूट्रिशन है, सबसे ज़्यादा लापरवाही जो हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में, सबसे ज़्यादा लापरवाही होती है तब जब बच्चे के लिए माँ का दूध थोड़ा कम पड़ता है और ऊपर का जो अनाज या ऊपर का जो खाना बच्चे को देना है वो उचित ना हो गया हो, उचित ना दिया हो। तो जैसे कि स्तनपान संपूर्ण आहार था, बिल्कुल वैसे 6 महीने के उपरांत भी हमें संपूर्ण आहार बच्चे तक पहुँचाना ज़रूरी है। पर गलती से हमारे जो लोग मतलब बच्चे लेकर आते हैं माता पिता, वो 6 महीने के उपरांत सिर्फ दूध की पूर्ति दूध से करना समझते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है। दूध में वो सब नहीं है जो ब्रेस्ट फीडिंग में था या माँ के दूध में था। तो दूध के अलावा भी अनाज देना है, बच्चे को विटामिन देने हैं, मिनरल्स देने हैं, आयरन देना है, कैल्शियम देना है। ये सब घर की जो थाली का सिस्टम होता है उसी को पूरा करके क्या होना चाहिए उसमें, थोड़ा सा बताएंगे? सभी कुछ होना चाहिए। जैसे हमारी थाली होती है जिसमें हर तरीके का रंग होता है, कुछ कद्दू की सब्जी होगी, कभी पालक का हरा रंग होगा, अनाज होगा, वही सब होगा, पर बच्चे के लिए उस रूप में होना चाहिए जो बच्चा खा ले। तो जैसे खिचड़ी बनाएं, जैसे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खिचड़ी वाला भी एक अवसर करा था, जिसमें खिचड़ी अपने में इतनी रिच सोर्स है जिसमें अनाज भी है, प्रोटीन भी है। आप बच्चे के लिए सब्जी डाल के उसको मैश करके देंगे घी के साथ, तो
सब कुछ है। जी जी। तो ऐसा सिंपल खाना जो बच्चा खा पाए, तो खाने की आदत डालनी है। सिर्फ दूध से रिप्लेनिश नहीं, मतलब 6 महीने के ऊपर सिर्फ दूध नहीं देना। जी। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि पिसे हुए पाउडर वाली चीज़ें, हाँ, कि पैक्ड फूड पैक्ड फूड हो जाए, जी। रेडी टू ईट हो जाए, जी, कि जी। बच्चे को बना के दे दिया, जी। कोशिश करके ये ना ही इस्तेमाल करें तो ओके। बेहतर है। हर चीज़ में अपने प्रिजर्वेटिव्स हैं, हर चीज़ में अपनी मुश्किल है, और आगे चल के बच्चा कभी भी फिर घर का खाना खाना नहीं शुरू करता। ओके। फिर जो प्रॉब्लम यूएस वगैरह में हो रही है कि टेस्ट डेवलप्ड हो जाता है, Taste जिस भी तरह नहीं का develop बच्चे का हम होता। हाँ टेस्ट जी। डेवलप करते हैं वही उसको अच्छा लगता है और वही वो हाँ। फिर आगे मांगता है। यहाँ पर आपने हाँ, एक चीज बताई, बहुत ही वजन की बात बताई कि बच्चे हाँ का जी। अगर वजन नहीं बढ़ा है, लेकिन उसके बोनेपन का भी कुछ बताइए। जैसे किसी हाँ, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, हाँ। उस पर रोशनी डालिए आप जरा। तो हमारे पास न्यूट्रिशन नापने के 2 सिंपल मापदंड है, एक है वजन और एक है लंबाई। तो वजन सबसे पहले खराब या कम होना शुरू हो जाता है जैसी न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आती है। बौनेपन, अगर बच्चा बौनापन है खाने की कमी की वजह से, तो ये हमें पता चलाता है कि बच्चे को काफ़ी टाइम से न्यूट्रिशन नहीं मिला है। ओके। ओके। तो बौनापन अभी फ़िलहाल अगर हम NFHS 5 का जो डेटा आया है उसको देखें, तो पिछले काफ़ी सालों में इसका दर कम हुआ है, जो अच्छी बात है, जो हम मानते हैं कि अच्छी बात है। पर हाँ, हमारी कोशिश ऐसी पोषण पखवाड़े जैसी आयोजन से कंटिन्यू रहनी चाहिए कि ये दर बढ़े नहीं और कम आ जाए। जी जी जी। इसमें आई थिंक मोनिता मैम कुछ कहना कुछ चाह रही थी जब हम कहना 6 चाह महीने रही के थी, बच्चे जब की बात कर रहे थे। आशिमा हाँ मैम जी। ने बात करी कि जो पाउडर्स बाहर के हम देते हैं, तो जो हमारे घर में अवेलेबल अनाज हैं, दालें हैं, उससे हम घर पे ही वो चीज़ें तैयार कर सकते हैं। 6 महीने से जो छोटा बच्चा, 6 महीने के बाद जो 6 से 12 महीने का समय होता है, उस समय हमें जो है एक दूध से बच्चे को कुछ नॉर्मल हैबिट्स की तरफ लाना होता है। और बच्चा एक बार में, जो इन्फेंट है, बहुत कम मात्रा में वॉल्यूम में ले सकता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें बनानी होती है। तो घर में जैसे दाल है और जो हमारा अनाज है, वीट है या बाकी कोई अनाज है, उसको रोस्ट किया जा सकता है। उसके बाद मिक्सी में पीस के उसका पाउडर तैयार किया जा सकता है। और इन दाल और इसका पाउडर, अनाज का पाउडर मिक्स करके उसमें कुछ तेल, उसमें कुछ चीनी मिक्स करके एक ये कॉन्सेंट्रेटेड घोल बनता है, जो घर में ही बना के आप इन्फेंट को दे सकते हैं। और ये इसकी रेसिपीज हमारी सरकारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उस पर अवेलेबल भी हैं। तो मैम, So, मिलेट्स की अगर हम बात करें तो क्या मिलेट्स का इस्तेमाल जो है 6 महीने का जो बच्चा है उसको देना शुरू कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। उसका खिचड़ी बना के, पर उसको बहुत अच्छे से भिगोना होगा, उसको बहुत अच्छे से प्रेशर कुकर में पकाना होगा कि वो इतना सॉफ्ट हो, क्योंकि बच्चा च्यू नहीं कर सकता, चबा नहीं सकता। चबाने। और लोगों की एक सोच भी रहती है कि पता नहीं 12 महीने हम मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, कुछ मतलब इस्तेमाल कर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये धारणा जो है लोगों की कि 12 महीने हमें मिलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, गर्म या ठंडा सिर्फ टेम्परेचर होता है। फूड के अंदर कुछ भी ये इस तरह से कि ये बाजरा गर्म है, गेहूं ठंडा है, ऐसा नहीं होता है। इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो कभी भी इस बात पे मत जाएं कि मिलेट्स हमें इसलिए नहीं खाना है कि गर्मी में नहीं खाना, ये जो है गर्म करता है, गर्म नहीं करता है। ये इसमें जो पोषक तत्व हैं बिल्कुल अनाज के बराबर है, या कुछ जो विटामिन मिनरल्स हैं वो अनाज से भी ज़्यादा हैं। तो ये बिल्कुल भी भारी नहीं करता, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं करता, बल्कि ये आपको बहुत अच्छा पोषण प्रदान करता है। तो 12 महीने ये उगता है और 12 महीने आपको खा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अनुराधा, अभी हमने बात की एडोलेसेंट गर्ल की, किशोर अवस्था की। अगर अब हम बात करते हैं अब शादी या प्रेगनेंसी की पीरियड की हम बात करते हैं, जब फिर एक औरत को जो है एक अच्छी डाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त, और मिलेट की हम अपने उसमें शामिल कर ही रहे हैं बात, आपसे तो हम जानेंगे ही डॉक्टर मोनिता अच्छे से डिटेल में। आपसे भी जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो ये न्यूट्रिशन जो होना चाहिए, एक माँ को किस तरह से मिलना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन उसको मिलना चाहिए सो दैट जो उसका प्रेगनेंसी और जो उसका आने वाला बच्चा है वो दोनों अच्छे से सेहतमंद रहें? देखिए, प्रेगनेंसी में हम समझते हैं कि करीबन जो हम खाने को नापते हैं, कैलोरीज जिसको बोलते हैं, तो एडिशनल हमें 300 कैलोरीज चाहिए होती हैं। वो माँ की वजन पे डिपेंड करता है। सपोज अगर किसी माँ का वजन पहले से ही थोड़ा ज़्यादा है तो उनको थोड़ी कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करनी है। प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप जो मन आए घी का, तेल का वैसे खाएं, क्योंकि वजन बढ़ने की अपनी अलग समस्याएं हैं प्रेगनेंसी के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो जो खाना है वो करीबन 300 कैलोरीज हम समझते हैं औसतन एक्स्ट्रा चाहिए होता है, जो आप एक एक्स्ट्रा चपाती, एक एक्स्ट्रा कटोरी दाल और कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों से आप उतनी कैलोरीज को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी मैं समझना चाहूँगी आपसे, एक तो जैसे कि अब हम बात करें, जब आंगनवाड़ी की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब रिमोट एरियाज़ की हम लोग बात करते हैं, जहाँ
थोड़ी आय कम होती है, हम उतना खर्चा नहीं कर पाते चीज़ों के ऊपर, तो जो उस तरह के लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनका वो अपना जो न्यूट्रिशन लेवल है वो कैसे पूरा करें? जी मैं वही आपको बता रही थी, जैसे दाल चावल जैसी चीज़ आपके घर में ज़रूर बनेगी। बिल्कुल। पालक जो है वो बहुत सस्ता आता है और बहुत ही रिच, आयरन में बहुत रिच है, जो आपकी अनीमिया की कमी को पूरा करता है। गुड़ है, जो गुड़ है वो आयरन का सबसे रिचेस्ट ऑफ दी सोर्स है, मतलब उसमें सबसे अच्छा आयरन होता है। जो महिलाएं हमारे यहाँ खून की कमी से आती हैं, जो भीगे चने हैं या गुड़ है, अगर मिलेट की बात करें तो मिलेट में कैल्शियम और आयरन जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपकी प्रेगनेंसी में डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। हमें क्या चाहिए, हमें एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो हम दाल चावल से पूरा कर सकते हैं, हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन्स चाहिए जो हम दूध से पूरा कर सकते हैं। पनीर ऑब्वियसली बहुत महंगा आता है, सब लोग नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा हमें आयरन चाहिए होता है, जो हमारे सिंपल गुड़ चने जैसी चीज़ या हरी पत्तेदार सब्जियां जो कि बहुत महंगी नहीं आती हैं और हम रूटीनली खाते हैं, तो उन चीज़ों से पूरा किया जा सकता है। बाकी उसके अलावा आपको डॉक्टर जो हैं वहाँ पे आयरन की टैबलेट और ये सब चीज़ें देते हैं। दूसरी मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहूँगी, जैसे हम अनीमिया की बात करते हैं तो आयरन और आयरन से जो रिच चीज़ें होती हैं उसके लिए हमें कुछ अपने आहार में कुछ ऐसे भी चेंजेस करने चाहिए जिसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में या हमारे शरीर को और ज़्यादा मिलता है हमारी डाइट से। हमारी जो डाइट का हिस्सा है उसमें सिर्फ 10% आयरन ही हमारी बॉडी को मिलता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, ये आयरन से मिक्स करके कभी मत लें। आयरन और कैल्शियम की टैबलेट जो आपको डॉक्टर प्रेगनेंसी में देते हैं वो कभी इकट्ठे नहीं खाएं, दोनों में 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। चाय बहुत ज़्यादा नहीं पिएं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पिएं, इससे आपकी आयरन की मात्रा जो आपके खाने द्वारा आपकी बॉडी में पहुंच रही है वो और कम हो जाती है। तो ये आप प्रेगनेंसी के टाइम की बात करें, ये नॉर्मल भी है। आयरन की जो मात्रा हमारी बॉडी को चाहिए जो हमारे खाने से जाती है वो केवल 10% जाती है और वो और भी कम हो जाती है अगर हम चाय, कॉफ़ी और इन सब चीज़ों का सेवन थोड़ा ज़्यादा करते हैं। दूसरा जो यहाँ तो नहीं लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे स्मोकिंग है या धूम्रपान है या ऐसी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली उनको अवॉइड करें। बिल्कुल। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि डॉक्टर अनुराधा भी हमें ये समझा रही है कि हमारे अर्बन एरियाज़ में डॉक्टर्स हैं, अवेलेबल हैं, आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम गांव की बात करें जहाँ पे महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जहाँ पे इतनी सहूलियत नहीं है, वहाँ पर आपके लिए आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, जो भी आप जाके देखिए नियरेस्ट जो भी आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके पास जाइए, उनसे समझिए, उनसे गाइडेंस लीजिए कि किस तरह से जो है आप अपनी प्रेगनेंसी का अच्छे तरीके से जो है निकाल सकते हैं। इसमें भी एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, मैम ने चाय की बात करी तो मुझे याद आया कि बहुत पेरेंट्स बच्चे क्योंकि दूध नहीं पीते, सफ़ेद रंग का दूध नहीं पसंद आता, तो चाय पत्ती डाल के चाय बना के देना शुरू कर देते हैं। उससे भी मतलब मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों में भी बढ़ जाती है जब वो सिर्फ दूध छोड़ के चाय का सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से माँ बाप ये भी करते हैं कि बच्चा जिस चीज़ में खुश हो रहा है खाने में वो खाने लगते हैं। जंक फूड्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, वो कितना नुकसानदेह है। जंक तो बहुत ज़्यादा, मतलब अब अगर हम NFHS 5 का ही डेटा देखें जो सरकारी इंडिया को पूरा रिप्रेजेंट करता है डेटा, तो बच्चों में तो अभी वो मापदंड नहीं आया, पर अडल्ट्स में ओवरवेट एंड ओबिसिटी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वज़न बढ़ने का, डायबिटीज़ का, ये वाले मापदंड उस NFHS सर्वे में आए हैं। और डेटा यही दिखाता है कि अर्बन एरियाज़ में तो है ही, मतलब शहरों में तो बढ़ ही रही है मोटापे का प्रॉब्लम, पर इवन रूरल एरिया में मतलब गांव वाले एरिया में भी बढ़ना शुरू हो गया है। हमारे पास वक्त की कमी है, आपने बहुत अच्छे से बताया। थोड़ा सा यहाँ मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा। मिलेट्स के बारे में बात हो रही है, मिलेट्स के बारे में आप ये बताइएगा, मिलेट्स का इस्तेमाल करके किन बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और या ये कहें कि जिन्हें बीमारी नहीं है उनको नहीं होगी भविष्य में। मिलेट्स न्यूट्री सीरियल है, जैसा पहले भी मैंने बताया था कि इसमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकता को पूरी करते हैं। ये एक सुपर फूड है। इसमें खासियत क्या है कि मिलेट्स के अंदर जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो स्लोली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में स्टार्च जब पचेगा तो ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होगा, तो एकदम से ग्लूकोज का स्पाइक नहीं आएगा और इंसुलिन का भी पीक एकदम से नहीं आएगा। तो हमें मिलेट्स खाने के बाद क्या होता है कि ऐसा लगेगा कि हमारा पेट काफ़ी देर तक भरा है। और सैटिस्फैक्टी वैल्यू ज़्यादा होने से जो हम बार बार खाना खाते हैं वो कमी, मतलब वो चीज़ हम नहीं करेंगे तो हमारा ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉलिक एसिड इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और मिलेट्स का बीमारियों में अगर देखें तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज को ये प्रिवेंट करता है क्योंकि इसके अंदर 2 to 5% फैट पाया जाता है। उस फैट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं
जो कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को प्रिवेंट करने में फायदा करता है। एक फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो भी हमारे HDL लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। डायबिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज लो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने का मतलब है कि हमारी शुगर्स बहुत जल्दी रेज नहीं करेगा क्योंकि धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज हो रहा है। तो डायबिटिक पेशेंट है या प्री डायबिटिक पेशेंट है तो उसको जो है कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और साथ ही साथ हमारा जो मोटापा है, क्योंकि सैटिस्फैक्टी वैल्यू ज़्यादा है तो निबलिंग नहीं होगी, हाँ, तो उसको भी प्रिवेंट करने में फ़ायदा करता है। तो मिनरल्स एक सुपर फूड है जिसको हमें अपनी रोज़ की डाइट में इंक्लूड करना तो चाहिए। यकीनन नाजरीन सुपर फूड है मिलेट्स, इसका इस्तेमाल कीजिए और बहुत हद तक अपनी बीमारियों को कंट्रोल कीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और भी आती है, बहुत छोटा सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे स्कूल्स की अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों की जो घर से टिफ़िन, लेकिन कहीं पे ऑप्शंस होते हैं कि स्कूल से ही मिलता है। तो डॉक्टर मोनिता, कितना ज़रूरी है कि स्कूल में ये अवेयरनेस करना कि वो भी जो मिलेट्स हैं अपने जो बच्चों की जो डाइट है उसके अंदर शामिल करें। इसीलिए ये साल मनाया जा रहा है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम पूरी जगह अवेयरनेस क्रिएट करें कि मिलेट जो एक सुपर फूड है इसका कंजम्पशन स्टार्ट हो। जो हमारे एम्स में भी हम बताएं तो हम लोगों ने मिलेट कैंटीन स्टार्ट किया ताकि जो यूजुअल जो कैंटीन में हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं उन हैबिट्स को रोक के एक हेल्दी फूड खाने की हैबिट को स्टार्ट कर सके। तो आप जो इस साल में कोशिश ये होनी चाहिए कि स्कूल्स भी हो गए तो वहाँ की कैंटीन्स में भी इस तरह के मिलेट के फूड मिलने चाहिए ताकि जो बच्चा जा रहा है उसको एक पता लगे कि नहीं ये फूड भी खाना है जो ज़्यादा हेल्दी है और प्रोसेस फूड की तरफ ट्रांजिशन कर सके कि बच्चे की डाइटरी हैबिट्स में अब मिलेट्स आए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर अनुराधा, टाइम का पता ही नहीं चला आपसे बातचीत करते वक्त, तो एक छोटे छोटे मैसेज आप सभी से हम लेना चाहेंगे। पोषण पखवाड़ा 2023 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो पोषण पखवाड़ा 2023 पर आप किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं मैसेज तो बिल्कुल ये देना चाहती हूँ कि जो पोषण की बात करें तो किशोरावस्था में ही पोषण पे या बच्चों से ही पोषण का ध्यान शुरू करें, तभी वो आगे जाके स्वस्थ हो पाएंगे और आगे का जीवन स्वस्थ ही व्यतीत कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर आशिमा, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस अपने श्रोता लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए खुद पकाएं और घर का बना हुआ खिलाएं, वो संपूर्ण रहेगा, कंप्लीट रहेगा, हेल्दी रहेगा। और डॉक्टर मोनिता, आप? मैं यही कहना चाहूँगी मिलेट्स जो एक सुपर फूड है उसको इस्तेमाल करना शुरू करें क्योंकि ये प्राचीन फूड है हमारा जो बहुत पोषक तत्वों से भरपूर है। ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे फार्मर्स के लिए अच्छा है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है और ये प्राकृतिक रूप से पेस्टिसाइड फ्री है। इसको उगाने में किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता। तो इतने अच्छे जो हम भूल चुके हैं, लुप्त हो चुके अनाज को अपने डाइट में इंक्लूड करें। बिल्कुल। तो एक बार फिर से जो भी हमारे एक्सपर्ट ने हमें हिदायतें दी हैं आपको बता देते हैं। तो बचपन से ही, बिल्कुल ठीक कहा कि बचपन से अगर हम अपने बच्चों के पोषण का ख्याल रखेंगे तो आगे जाके जो है वो एक बहुत ही अपनी हेल्दी लाइफ जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो डाइट आप बच्चे को देते हैं वो खुद बनाएं, खाना खुद बनाएं अपने बच्चे के लिए, घर से बनाएं, ना कि बाहर के जो जंक फूड हैं या पैक फूड हैं वो बच्चे को बिल्कुल मत दीजिए। और मिलेट ईयर भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मिलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर आप जितना करेंगे तो ये ना ही आपको बीमार करने देगा, इनफैक्ट जो बीमारियां हैं उसको भी कम करने में, लाइक डायबिटीज़ हो गई या बीपी हो गई या आपकी ओबेसिटी की जो बीमारी है इसको भी कम करने में आपकी मदद करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स का इस्तेमाल आप अपनी डाइट के अंदर ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पोषण पखवाड़ा 2023 के आज हमारे प्रोग्राम में आप आए, हमें इतनी अच्छी और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हाँ नाजरीन, उम्मीद है कि आज की हमारी ये पेशकश आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने मिलेट्स के बारे में जाना, बच्चों की सेहत के बारे में जाना, महिलाओं की सेहत के बारे में जाना। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी खास मौजू पर गुफ्तगू होगी। जी, और अगर आपकी भी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी hello.ddurdu@gmail.com और आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि है DD उर्दू। और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा, फरहान नजवी दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपनों का, अपने बच्चों का ख्याल रखें और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। हर जानदार के लिए ग़िज़ा बेहद ज़रूरी है। ग़िज़ा हमारे जिस्म को भरपूर तवानाई और सेहत फराहम करती है। ग़िज़ाइयत के बारे में सभी को मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। मोटे अनाज ग़िज़ाई खूबियों से भरपूर होते हैं। मोटे अनाज में प्रोटीन, फाइबर,
विटामिन होते हैं। ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अस्थमा से बचाते हैं। मोटा अनाज हाजमे में भी फायदेमंद होता है। अपने साथ साथ बच्चों और खवातीन की ग़िज़ा का खास ख्याल रखें। ताज़े फल और हरी सब्जियां अपनी ग़िज़ा में जरूर शामिल करें।